हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इससे पहले इंडिया में कौन सा एक्ट था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और नया एक्ट कब बनाया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 30 जुलाई 2019 को। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। जो हमारा पहले वाला एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंदर कोई भी रेगुलेटर के तौर पर काम नहीं करता था, जबकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया है, इसके अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है CCPA, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो रेगुलेट करती है 3 टायर सिस्टम को। 3 टायर सिस्टम की आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है वो है कंज्यूमर कोर्ट का। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता था कि जहाँ पर सेलर का ऑफिस लोकेट है, जो कंज्यूमर है वहीं पर जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो एक फैसिलिटी देता है कि आप अपनी कंप्लेंट को कहीं से भी फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या फिर जहाँ से आप रेजिडेंट हो, जहाँ आप रहते हो, वहाँ भी आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। जो थर्ड मेजर डिफरेंस है प्रोडक्ट लाइबिलिटी का। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो क्या कहता है कि कंज्यूमर जो है अप्रोच कर सकता है सिविल कोर्ट में, ना कि कंज्यूमर कोर्ट में, और कोई भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी से रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न नहीं है 1986 वाले में। जबकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला ये कहता है कि ये एक ना लाइबिलिटी अराइज करता है किसकी? जो मैन्युफैक्चरर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सेलर है, कि वो कंपनशेट करे कंज्यूमर को कंपनशेट करे किसके लिए? अगर कोई हार्म या इंजरी हुई है कंज्यूमर को किसी गुड्स या सर्विस से, तो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर और सेलर को कंपनशेट करना पड़ेगा कंज्यूमर को उस हार्म और इंजरी के लिए। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो है लेके आया है। जो फोर्थ हमारा मेजर डिफरेंस है वो है जुडिशन का। ये कहता है कि जो पुराने वाला एक्ट था हमारा 86 वाला, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिर्फ 20 लाख की और स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ तक की वैल्यू की कंप्लेन, और नेशनल लेवल पर 1 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की कंप्लेन जो है फाइल होती थी। जबकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके अंदर क्या है, ये लिमिट अभी रीसेंट अमेंडमेंट हुई है। तो नई लिमिट क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50 लाख, स्टेट लेवल पर 50 लाख से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम, और नेशनल लेवल पर 2 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू की जो है कंप्लेन फाइल होती है। नई लिमिट मैंने आगे मेंशन की हुई है। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसके अंदर कोई भी प्रोविज़न नहीं था ई कॉमर्स से रिलेटेड, लेकिन जो नया एक्ट है हमारा उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है नए रूल्स और प्रोविज़न और पेनल्टीज को इंक्लूड किया गया है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसके अंदर कोई भी मीडिएशन सेल नहीं थी। मीडिएशन सेल जैसे कि जब कोई कंज्यूमर है किसी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करता है, उससे पहले उसके जो मैटर को रिजोल्व कराने के लिए एक मीडिएशन सेल होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है और उनकी कंसेंट से डिसीज़न लिया जाता है। जबकि 2019 में मीडिएशन सेल को बनाया गया है ताकि जो कंप्लेंट्स को कम किया जा सके और जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स है वो पहले ही मीडिएशन सेल के थ्रू रिजोल्व हो जाएं। जबकि पुराने वाले एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। तो अब आगे पढ़ते हैं हमारा कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। जो ये एक्ट है एक 3 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन काम करेगा, स्टेट लेवल पर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, और नेशनल लेवल पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन जो है काम करेगा। तो मैंने एक रेगुलेटरी बॉडी की बात की थी जिसका नाम था CCPA। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो क्या करेगी? प्रमोट करेगी और एनफोर्स करेगी राइट ऑफ द कंज्यूमर। तो जो ये CCPA है इसका काम क्या है? प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और एनफोर्स करना कंज्यूमर्स के राइट को। और क्या एम्पावर है CCPA की कि ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा सकती है अगर इसको लगता है कि कंज्यूमर के राइट का वायलेशन हुआ है,
तो ये जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट करा सकती है। उसके बाद ये ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड एक अलार्मिंग सिग्नल होता है, वो देगी कि मतलब ये खुद भी फाइंड आउट करेगी कौन से गुड्स या सर्विस या प्रैक्टिसेस ऐसी है जो कंज्यूमर्स के लिए अच्छी नहीं है, और कौन सी एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उनसे कंज्यूमर्स को सेव करेगी और एक अलार्मिंग सिग्नल भी देगी कि भाई ये मतलब उनको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये चीज़ें जो हैं कंज्यूमर के लिए सेफ़ नहीं है, वो बताएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इम्पोज करेगी पेनल्टी किस पर, मैन्युफैक्चरर पर, एंडोजर जो उसको प्रमोट करते हैं, पब्लिशर पर, और जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर रहे हैं उन पर ये पेनल्टी लगाती है। और ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। इसके बाद जो अपील है, अपील हम कितने दिन में कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब हम कोई जो कंप्लेंट फाइल करते हैं, अगर हम उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर जा सकते हैं। कितने डेज़ का टाइम है वहाँ पे हमारे पास? 45 डेज़ का। अगर हम स्टेट लेवल के डिसीज़न पे से भी सेटिस्फाई नहीं है तो हम नेशनल डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन के पास जा सकते हैं विद इन 30 डेज़। और अगर हम नेशनल जो डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन है उसके डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जो है नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। उसके बाद क्या है, जो हमारी 3 काउंसिल्स थी, जो 3 टायर सिस्टम था हमारा डिस्ट्रिक्ट पर, स्टेट पर, नेशनल लेवल पर, उसकी कंपोजिशन क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे बनेगा ये, और एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन हो सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये ठीक लगे तो ये जो है एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और जो है 2 मेंबर होंगे, कम से कम 2 मेंबर, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन पे होंगे, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें कितनी वैल्यू के जो गुड्स की कंप्लेन होएगी, नोट एक्सीड 50 लाख रुपीज़, मतलब जो गुड्स जिनकी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ तक है उनकी जो कंप्लेन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइल होंगी। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट जो है कि नोटिफिकेशन पर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट होता है और इसमें 4 मेंबर होते हैं, मिनिमम 4 मेंबर होते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई इससे 4 से ज़्यादा कितने होने चाहिए, लेकिन मिनिमम 4 होते हैं। देन नेक्स्ट आता है जो स्टेट कमीशन है वो कितनी वैल्यू के गुड्स की कंप्लेंट को एंटरटेन करेगा जिनकी वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 50 लाख से अबव और 2 करोड़ तक की जो कंप्लेन है उनको जो है रिजोल्व करेगा। देन हमारे पास आता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पर बनाया जाता है और इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होते हैं, जो अगर नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि कम से कम जो है इसके अंदर भी 4 मेंबर होते हैं और एक प्रेसिडेंट होता है। देन आता है जो नेशनल कमीशन सेल हैव जुडिशन टू एंटरटेन कंप्लेन, कितनी वैल्यू तक की कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेगा जिनकी वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा है। जिन कंप्लेंट्स की वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा है वो नेशनल कमीशन के पास अपनी जो है कंप्लेन लेके जा सकती है। तो ये कहता है कि जो कोई भी कंप्लेन अगर आई है तीनों टायर 3 टायर के सिस्टम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पे या स्टेट पे या नेशनल पे, उनको 3 मंथ के अंदर अंदर हमें रिजोल्व करना है, रिजल्ट देना है। अगर वो रिजेक्ट किए तो उसका रीज़न भी बताना है कि हमने ये कंप्लेन जो है रिजेक्ट क्यों की है, स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा अगर कोई कंप्लेन रिजेक्ट हुई है। अदरवाइज़ 3 मंथ के अंदर उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। अगर कोई कंप्लेन जो है टेस्टिंग से रिलेटेड है, टेस्ट करना है या स्पेसिफिक कोई जो है स्टैंडर्ड देखने हैं, तो उसके लिए टाइम पीरियड है 5 मंथ। 5 मंथ के अंदर अंदर जो वो कंप्लेन है रिजोल्व करनी है अगर वो टेस्टिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ये एक्ट जो है एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करता है कि आप अपनी कंप्लेन को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हो। इसके लिए एक पोर्टल है ई दाखिल पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। इस पे जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक भी अपनी फाइल कर सकते हो कंप्लेन को। देन एक मीडिएशन सेल की बात हुई थी जब हमने डिफरेंस देखा था
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन ये क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये जो है फास्टर रिजोल्व करेगा छोटी मोटी जो कंप्लेंट्स आएंगी कंज्यूमर्स की, उसके लिए बनाया गया है। ये मीडिएशन सेल है और जो विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी दिस विल नॉट सेव टाइम एंड मनी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व बट आल्सो एड इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल पेंडेंसी ऑफ केस, कि एक तो ये जो पेंडिंग केस है उसको रिड्यूस करेगा और दूसरा टाइम भी सेव करेगा कि कंज्यूमर जो नहीं चाहते कि वो कोर्ट वगैरह के मामले में जाएं, तो वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन जो है मीडिएशन सेल है उसके अंदर वहाँ पर उनकी कंप्लेंट्स को रिजोल्व कराया जाएगा। इसके बाद जो पेनल्टीज़ हैं, क्या क्या पेनल्टीज़ लगाई गई हैं नए एक्ट के अंदर। सबसे पहले पेनल्टीज़ लगाई गई है मैन्युफैक्चरर पर, जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके अंदर क्या है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको 2 साल की जेल प्लस 10 लाख रुपए फाइन पे करना होगा। लेकिन अगर वो अपना ऑफेंस कंटिन्यू रखता है तो उसकी जो सज़ा है जेल की वो आगे हो जाएगी 5 ईयर तक और जो फाइन है वो हो जाएगा 50 लाख तक। सिमिलर एंडोजर के लिए जो उसको प्रमोट करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कोई एक्टर है या कोई क्रिकेटर है चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उन पर भी पेनल्टी इम्पोज की गई है। ये क्या है कि उनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, पहले तो 10 लाख का और दूसरा वो 1 ईयर के लिए बैन हो जाएंगे। अगर वो फिर भी ये ऑफेंस जारी रखते हैं कंटिन्यू रखते हैं तो ये फ़ाइन की अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 50 लाख और वो बैन हो सकते हैं 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए फिर वो आगे बैन हो सकते हैं। देन पेनल्टी क्या है हमारे पब्लिशर और एडवर्टाइज़र के लिए कि उनको फ़ाइन देना पड़ेगा 10 लाख तक का अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो ये पेनल्टीज़ थी जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए और एंडोजर के लिए। इसके अलावा क्या ऑफेंस और पेनल्टीज़ हैं, अगर किसी भी कंज्यूमर को किसी गुड्स सर्विस से कोई भी इंजरी हुई है या कोई डैमेजेस हुआ है, डैमेजेस वर्ड सही रहेगा यहाँ पे, डैमेजेस हुए हैं तो उसके लिए क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर उसको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख रुपए है वो फ़ाइन के देने पड़ेंगे। पहले केस में क्या है कि सिर्फ कंज्यूमर को डैमेजेस हुए हैं, कोई इंजरी नहीं हुई है, तो 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख रुपए एज ए फ़ाइन देने पड़ेंगे। लेकिन अगर कंज्यूमर को इंजरी हो जाती है किसी गुड्स और सर्विस से, लेकिन वो सीरियस नहीं है, सीरियस इंजरी नहीं है, इंजरी हुई है सीरियस नहीं है, तो 1 साल की इम्प्रिजनमेंट और 3 लाख रुपए फ़ाइन के पे करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट ये कहता है कि अगर कंज्यूमर को किसी गुड्स सर्विस या प्रोडक्ट से सीरियस इंजरी हो जाती है तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 ईयर है और प्लस 5 लाख रुपीज़ का उसको जो है फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अब ये बात करते हैं कि जो एक्ट है हमने नया बनाया वो कितनी प्रॉब्लम्स को कितना सक्सेसफुल रहा प्रॉब्लम सोल्व करने में। देखो कोई भी जब एक्ट नया बनाया उसमें अमेंडमेंट की गई है तो उसमें सारी नई चीज़ों को कोशिश की जाती है इंक्लूड की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी लॉ किसी भी कंट्री में जब अप्लीकेबल अच्छी तरह से तभी होता है जब जो जिसके लिए वो बनाया गया है वो फुल्ली अवेयर हो उस चीज़ के बारे में। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो तभी सक्सेसफुल होगा, तभी जो है अच्छी तरीके से इन्फोर्सेबल होगा जब जो कंज्यूमर है वो राइट के बारे में अवेयर हो। जैसे इसमें लिखा ना कि डेट इज़ समथिंग विच इज़ एंटायरली डिपेंड अपॉन हाउ अवेयर द कंज्यूमर आर, कि कंज्यूमर कितनी अवेयर है अपने राइट्स के बारे में, तभी वो जो लॉ है उसका सही पर्पज़ पूरा होता है। जो हमारा इस अगर नए लॉ की बात करें तो यहाँ पे नई रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, नई मीडिएशन सेल बनाई गई है, पेनल्टीज़ को भी इन्होंने चेंज किया है, कंज्यूमर की डेफिनेशन को इन्होंने चेंज किया है। तो अपनी तरफ से इन्होंने जो नए सिनेरियो को देखते हुए चेंजेस किए हैं, लेकिन बात वही है कि जब तक कंज्यूमर अवेयर नहीं होगा तब तक जो एक्ट में अमेंडमेंट करने से कुछ नहीं होगा। कंज्यूमर को भी अपने राइट्स के लिए अवेयर होना पड़ेगा। थैंक यू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।